नोएल कटी हुई लकड़ियों के गट्ठर को अपने कंधे पर लादकर घर के अंदर लाई और उन्हें एक कोने में गिरा दिया। फिर उन गट्ठरों को ठीक से सेट कर दिया। जैसे ही वह पलटी, एकदम से चौंक गई, क्योंकि बिस्तर पर नंदिनी बैठी हुई थी। वह काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी। अपनी माँ को होश में आया हुआ देखकर नोएल की आंखें बड़ी हो गई। वह भागकर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आप होश में आ गए। थैंक्स मून गॉडेस। यह कहते हुए नोएल ने नंदिनी को गले लगा लिया। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए नोएल को हक किया और फिर प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? नोएल ने गहरी राहत की सांस ली और अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ को थोड़ा और कसकर गले लगाते हुए कहा, अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी घर के अंदर राज की एंट्री होती है। उसके कंधों पर भी कटी हुई लकड़ियों के कुछ गट्ठर थे। वह जब अंदर आया तो अचानक नंदिनी को होश में देख उसकी हैरानी का भी ठिकाना नहीं रहा, मगर वह बहुत खुश भी था। उसकी आंखों में चमक आ गई। फटाफट गट्ठरों को साइड में रखकर वो भी भागकर नंदिनी के पास आया और बोला, तुम्हें होश आ गया नंदिनी? थैंक गॉड, थैंक यू गॉडेस। नंदिनी ने दोनों की तरफ देखा और कहा, मेरे पीछे तुम दोनों ने अपना ख्याल रखा या नहीं? तुम दोनों काफी कमजोर लग रहे हो। ठीक से खाना नहीं खाया होगा, है ना? मेरी ही चिंता करते रहते होगे ना? राज मुस्कुराया और अपने घुटनों पर बैठकर नंदिनी के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, इस दुनिया में तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता अगर कोई कर सकता है तो वो है तुम्हारी इकलौती बेटी। तुम्हें पता है, तुम्हारी जान बचाने के लिए इसने जमीन आसमान एक कर दिया। शाही महल से चमत्कारी औषधि चुरा कर लाई, ऊपर से महल के सैनिकों को भी ठिकाने लगा दिया। क्या क्या नहीं किया इसने तुम्हारे लिए। यह सुनकर अचानक नंदिनी चौंक गई। उसने नोएल की तरफ देखा। नोएल ने थोड़ा सा असहज होकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। नंदिनी ने कहा, नोएल, ये क्या किया तुमने? शाही महल में जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है वहां जाना कितना खतरनाक है। नोएल ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, आपकी जान बचाने से ज्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा। मुझे और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। नंदिनी ने गहरी सांस ली और नोएल के चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर कहा, मेरी बच्ची, तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम कितनी खास हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नंदिनी इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। नोएल ने नंदिनी के गाल पर हाथ रखकर उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत चिंता है, पर मैं ठीक हूँ और खुशी की बात तो ये है कि आप भी ठीक हो। राज ने नंदिनी से कहा, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, इसने तब से लेकर आज तक कभी चैन से एक निवाला तक भी नहीं खाया। बहुत प्यार करती है ये तुमसे। नोएल चुपचाप बैठी रही। नंदिनी ने नोएल की तरफ देखा और बोली, चिंता क्यों ना हो, मेरा खून है ये, इसे मैंने पैदा किया है। नोएल का पैदा होना मेरी जिंदगी में किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसने तो मुझे उस वक्त भी परेशान नहीं किया जब ये पैदा होने वाली थी और मैं अकेली थी। मेरी मदद करने के लिए उस वक्त आसमान में चमकते हुए चांद के सिवा और कोई भी नहीं था। मून गॉडेस की कृपा से नोएल ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया और ये आराम से अपने आप ही पैदा हो गई। नोएल ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, माँ, आपको लेटना चाहिए, ऐसे बैठे रहना सही नहीं है। आप अभी अभी होश में आई है, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लेकर आती हूँ ताकि वह आपकी जांच कर सके। नोएल उठकर जाने लगी पर नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नोएल पलटकर नंदिनी की तरफ देखी। नंदिनी ने कहा, नोएल, यहाँ बैठो मेरे पास। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी काम देना है जो तुम्हें किसी भी हाल में करना होगा। नोएल कंफ्यूज होकर वापस बैठ गई और बोली, बोलिए माँ, क्या करना है मुझे? मैं आपके लिए पूरी दुनिया जीत सकती हूँ। नंदिनी ने नोएल और राज की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों को इंसानों की दुनिया में जाना है। मुझे पता चला है कि हमारे किंग जिंदा हैं और वहां हैं। उन्हें ढूंढकर वापस लाना होगा। राज और नोएल शॉक हो गए। नोएल की आंखें सिकुड़ गई और वो बोली, अभी तक जिंदा है? पर मैंने तो सुना था कि उन्हें 1000 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। नंदिनी ने जवाब दिया, मुझे भी यही लगा था कि वह हजारों साल पहले मारे जा चुके हैं, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर नहीं था।
हमारे किंग जिंदा है और इंसानों की दुनिया में है। शैडोलैंड को बर्बादी और बुराई से निकालने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तुम दोनों को उन्हें ढूंढकर वापस लाना होगा। नोएल ने अपनी माँ से काफी कड़क आवाज में कहा। वह हमारे किंग थे, क्या उन्हें अपने राज्य की चिंता नहीं? वह इंसानों की दुनिया में जाकर क्यों छुप गए? वह खुद को वापस नहीं ला सकते? वह खुद वापस क्यों नहीं आ सकते वो? हाँ। नोएल की बात सुनकर राज ने नंदिनी की तरफ देखा और कहा, और तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे किंग जिंदा है? नंदिनी की आंखों के सामने शायद दर्द भरा कोई मंजर गुजर गया। उसने उन दोनों से कहा, कुछ मत पूछो। इस वक्त मैं तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। ये मेरी इच्छा है। नंदिनी ने नोएल की तरफ देखा और कहा, मैं चाहती हूँ नोएल कि तुम इंसानों की दुनिया में जाओ राज के साथ और तुम दोनों किंग को वापस लेकर आओ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। नोएल तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आवाज में हल्का गुस्सा और डार्कनेस छलकने लगी। उसने कहा, आखिरी नहीं, दोबारा ये शब्द अपनी जुबान पर कभी मत लेकर आना माँ। अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं जरूर किंग को कहीं से भी ढूंढकर निकाल लूंगी और वापस लेकर आऊंगी, मगर इसे अपनी आखिरी इच्छा मत बोलिए। नंदिनी मुस्कुरा दी। उसने नोएल का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नोएल। दूसरी तरफ कैद खाने में दीवार के सहारे से अपनी पीठ लगाकर अपने दोनों बाजुओं को मुड़े हुए घुटनों पर रखकर डार्क आंखों के साथ अग्नि गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे अतीत की कुछ यादों ने घेरा हुआ था। उसकी सुनहरी आंखें उदासी में डूबी हुई थी और उसके बड़े बड़े गोल्डन पंख बेजान से हो चुके थे। अग्नि को याद आता है भैरव के साथ बिताया हुआ हर वह खूबसूरत पल जब दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। वो युद्ध, वो खून खराबा, अपने माता पिता की लाश, तक्षत और अंबिका का दिया हुआ धोखा और अपने ही बेस्ट फ्रेंड को अपने हाथों से मारना। उसे याद आती है भैरव की कही गई सारी बातें। जब वो उसे समझाने की कोशिश करता था, वह सब कुछ याद करता है और उसकी आत्मा पर एक बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अपने सुनने की तेज क्षमता से वो शैडोलैंड के लोगों का चीखना और चिल्लाना सुन सकता था। शैडोलैंड में पाप अपनी हदें पार कर चुका था। यहाँ कमजोर लोगों को जीने का कोई हक नहीं रह गया। हर तरफ रोना, चीखना, चिल्लाना, लोगों का मरना, अत्याचार बढ़ता जा रहा था और इन सब का इकलौता जिम्मेवार था केवल और केवल अग्नि। उसके शरीर पर न जाने कितने जख्म थे, पर उसे जख्मों से दर्द नहीं होता था। लेकिन उसे लगता था कि यह जख्म कुछ भी नहीं है उन जख्मों के मुकाबले जो शैडोलैंड के हर एक क्रिएचर को सिर्फ उसकी वजह से मिल रही हैं। एक गहरी दर्द से भरी सांस लेकर अग्नि ने अपनी आंखों को बंद किया। तभी उसके कानों में किसी की मीठी सी आवाज सुनाई पड़ी। इंसानी दुनिया की एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अचानक यह आवाज सुनकर अग्नि की आंखें तुरंत खुल गई। उसने अपनी गहरी घनी पलकों को उठाकर सुनहरी आंखों से देखा। वहां पर एक बड़ी सी चट्टान पर एक लड़की बैठी हुई थी, सफेद फ्रॉक के साथ। गले और कानों में डायमंड चमक रहे थे। दांत दूध से भी ज्यादा सफेद और रंग तो बहुत ही ज्यादा सफेद था। उसकी टिमटिमाई हुई गुलाबी आंखें, होठों पर मुस्कुराहट, और वो अग्नि को देख रही थी। अग्नि हैरान था। यह लड़की कुछ सेकंड पहले तक तो यहाँ नहीं थी। अचानक कहां से आ गई और उसे पता कैसे नहीं चला? उसे इतना हैरान देखकर लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मेरी कहावत का मतलब यह है कि जब होश में रहकर सही फैसला लेने का वक्त था, उस वक्त तुमने कुछ नहीं किया। अब पछताने का क्या फायदा? जो बुरा होना था वो हो चुका है। तुम्हारे पछताने से अब कुछ भी रिवर्स नहीं होगा। अग्नि एकदम से जमीन से खड़ा हो गया। उसके हाथ पैर अब भी जादुई बेड़ियों से जकड़े हुए थे, जिन्हें वह चाहकर भी अपने आप से अलग नहीं कर सकता था। अग्नि ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा अभी ध्यान गया मुझ पर? मैं तो यहाँ पर बहुत लंबे अरसे से हूँ। मैंने देखा है जो भी यहाँ तुम्हारे ऊपर हुआ, वह सब कुछ देखा है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। अग्नि ने कंफ्यूजन में अपने आईब्रोज को सिकोड़ लिया और पूछा, कैसी मदद? तुम क्या मदद कर सकती हो मेरी?
उस लड़की ने कहा, बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ, इस कैद खाने से भी और अपने गिल्ट से भी। वह लड़की पत्थर से खड़ी हुई और अग्नि के सामने आकर खड़ी हो गई। उस लड़की ने अपने हाथ को ऊपर उठाया, उसके हाथ से सफेद रोशनी निकली और अग्नि के हाथ पैरों में बंधी हुई बेड़ियां अपने आप खुल गई। अग्नि यह सब देखकर शॉक हो गया। इस छोटी सी लड़की में कितनी शक्तियां हैं, इसने जादुई बेड़ियों को खोल दिया। अग्नि ने दरवाजे की तरफ देखा। सारे सैनिक वैसे के वैसे खड़े हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पत्थर के बन गए हों, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। अग्नि हैरान होकर उस छोटी बच्ची की तरफ देखकर बोला, तुम कौन हो? उस लड़की ने मुस्कुराया और कहा, एक जादूगरनी, पर तुम्हारे लिए एक मौका हूं मैं। जो गलतियां तुमने की है उसे सुधारने का एक मौका देने आई हूं। अग्नि कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, कैसे? उस लड़की ने कहा, पहले यहां से बाहर चलो, उसके बाद बताती हूँ। यह बोलकर उस कैद खाने में एक तेज रोशनी छा गई और अगले ही पल अग्नि की आंखें जब खुली तो शॉक हो गया। वो एक जंगल में खड़ा हुआ था, कैद खाने के अंदर नहीं था। वह छोटी सी लड़की अग्नि के सामने खड़ी थी। अग्नि बहुत ज्यादा हैरान और कंफ्यूज था। हजारों सालों बाद उसने कैद खाने के बाहर की दुनिया को फिर से देखा था। उसने उस लड़की से पूछा, तुम मुझे कैसा मौका देने आई हो? मैं कैसे अपनी गलती सुधार सकता हूँ? उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, भैरव जिंदा है। यह सुनकर अग्नि की आंखें फट गई। वो बोला, क्या? उस लड़की ने कहा, वो इंसानों की दुनिया में है। अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो जाओ और उसे वापस लेकर आओ। शैडोलैंड के हर एक क्रिएचर को, हम सबको अपने दयालु किंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारी वजह से यहाँ मौजूद हर एक क्रिएचर ने अपना कुछ ना कुछ जरूर खोया है। हर कोई तुम्हें सिर्फ गालियां ही दे रहा है। तुम्हारी वजह से उनकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। अग्नि की आंखों में पछतावा और गिल्ट था। उस लड़की ने कहा, अब जाओ और अपनी गलती सुधारो, किंग को वापस लेकर आओ। अग्नि ने आसमान की तरफ मून को देखा और कहा, भैरव जिंदा है। थैंक यू मून गॉडेस। और हाँ, कोई और भी है जो वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस छोटी बच्ची की बात सुनकर अग्नि कंफ्यूज हो गया। कोई और? कौन? वो लड़की मुस्कुरा के बोली, अब ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। अग्नि को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उसने उस लड़की से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटी बच्ची। मुझे यह तो नहीं पता कि तुम कौन हो और कहां से आई हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो, मगर तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं लेकर आऊंगा भैरव को वापस, लेकर आऊंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझसे बहुत नफरत कर रहा होगा, मगर उसकी नफरत को भी बर्दाश्त करूंगा। मैं उसकी दी हुई सजा को भी बर्दाश्त करूंगा, पर उसे वापस लेकर जरूर आऊंगा। वह लड़की मुस्कुराई और उसके बाद उसने अपने हाथ से एक पोर्टल को खोल दिया। उस लड़की ने अग्नि की तरफ देखा और कहा, अब जाओ, वक्त हो गया है। अग्नि ने अपना सिर हिलाया और आंखों में दृढ़ता के साथ पोर्टल को देखा। उसकी आंखें डार्क हो गई और मुट्ठियां कस गई। मैं आ रहा हूं भैरव। यह बोलकर वो पोर्टल के अंदर कूद गया। उसके अंदर कूदते ही पोर्टल अपने आप बंद हो गया। उस लड़की के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई और फिर वह एक रोशनी के साथ गायब हो गई। ह्यूमन वर्ल्ड। अवंतिका किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अचानक इतने जोर से इतनी तेज आवाज सुनकर अवंतिका के हाथ से बर्तन एकदम नीचे गिर गई। उसने सीढ़ियों के ऊपर जो कमरा था जहां भैरव गया हुआ था, वहां से उसके जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर अवंतिका बहुत ज्यादा चौंक गई। ये नील को क्या हो गया? ये इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? अवंतिका ने आओ देखा ना ताव। वो सीधी किचन से भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कमरे की तरफ भाग रही थी। उसकी नजरें कमरे पर थी और भैरव की लगातार चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह फटाफट कमरे में पहुंची तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। वह भागकर अंदर आई और बोली, नील क्या हुआ तुम्हें? तुम इसके आगे तुरंत अवंतिका के पैरों पर ब्रेक लग गई और आंखें और मुंह फटा का फटा रह गया और इसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गई।
जैसे उसने बाथरूम का नजारा देखा, उसने देखा कि भैरव मुंह के बल बाथटब में पड़ा हुआ है। उसकी टांगें ऊपर हवा में हैं और वह लगातार टांगों को हिला रहा है, लगातार चिल्ला रहा है। अवंतिका की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि भैरव ने कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे। अवंतिका के गाल बुरी तरह से लाल हो गए थे। उसने अपना सिलाइवा गटका, वह होश में आई और जब भैरव ने चिल्लाकर कहा, बचाओ मुझे, मेरी आंखें जल रही है, बचाओ मुझे। अवंतिका फटाफट होश में आई और भागकर भैरव के पास गई। उसने भैरव को जैसे तैसे करके टब से बाहर निकाला। भैरव की बॉडी पर साबुन के झाग लगे हुए थे। शायद साबुन उसकी आंखों में चला गया था, इसलिए वह तिलमिला रहा था, आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर अवंतिका ने अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया। उसे समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। फिलहाल तो उसे जोर की हंसी आने वाली थी, मगर वह उसे कंट्रोल करके खड़ी थी। ये देखो, उसकी आंखों के सामने द ग्रेट वैम्पायर खड़ा है, और वह भी इतनी बुरी हालत में। एक तो बिना कपड़ों के, ऊपर से आंखों से साबुन भी चला गया है, छोटे बच्चों की तरह रो रहा है। भैरव जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपनी आंखों को मसलते हुए, अवंतिका मेरी मदद करो, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं, ये क्या है, मेरी आंखों में क्या चला गया, मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। अवंतिका ने एकदम से भैरव को शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर को ऑन कर दिया। जैसे ही पानी गिरना शुरू हुआ, धीरे धीरे भैरव की आंखों के ऊपर से साबुन साफ होने लगा। भैरव ने अपने चेहरे को धोया और फिर उसकी आंखों को भी क्लीन किया। अवंतिका की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उसके हाथ भैरव के सीने पर, उसके एब्स पर थे। वह फटी आंखों से भैरव की बॉडी को देख रही थी, वह भी पूरी बेशर्मों की तरह। भैरव इतना ज्यादा हॉट लग रहा था कि अवंतिका का गला सूख रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना हैंडसम इंसान कभी नहीं देखा। ओह सॉरी, इंसान नहीं, इतना हैंडसम वैम्पायर कभी नहीं देखा। उसका शरीर इतना मजबूत था, अवंतिका की उंगलियां जैसे उसे भीख मांग रही थी कि थोड़ा और टच करो, हमें थोड़े और मजे लेने हैं, प्लीज थोड़ा और टच करो, यहाँ से करो, वहां से करो, उसके एब्स को टच करो, कंधों को हाथ लगाओ, उसके बाइसेप्स को पकड़ो। अवंतिका की उंगलियां बिना इजाजत के भैरव की बॉडी पर टहल रही थी, और वह अपनी नजरों को चाहकर भी भैरव को इस तरह बेशर्मों की तरह ताड़ने से हटा नहीं पा रही थी, रोक ही नहीं पा रही थी। भैरव की साबुन जब साफ हुई तो उसने धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोला। आंखें खोलते ही उसने देखा कि अवंतिका उसकी बहुत ज्यादा करीब खड़ी है। ऊपर से पानी बरस रहा है और दोनों भीग गए हैं। अवंतिका की आंखें, उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें उसे निहार रही हैं, उसकी बॉडी को निहार रही हैं, उसके हाथ उसकी बॉडी को टच कर रहे हैं। यह देखकर भैरव ने अपने आईब्रोज को ऊपर उठाया और वह अम्यूजमेंट के साथ अवंतिका को देखने लगा। अवंतिका के हाथ धीरे धीरे उसकी बॉडी को सहला रहे थे। भैरव ने अवंतिका के हाथ को तुरंत ही पकड़ लिया, जिस वजह से अवंतिका थोड़ी होश में आई। उसने नजर उठाकर भैरव की आंखों में देखा तो उसकी धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। भैरव ने अवंतिका की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो? अगर इसी तरह से मुझे टच करती रही तो फिर मैं अपनी हदों को तोड़ दूंगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? भैरव की बात का मतलब समझते ही अवंतिका की आंखें बड़ी हो गई और वह तुरंत पीछे होकर पलटकर खड़ी हो गई, एकदम से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई। अवंतिका का ऐसा रिएक्शन देखकर भैरव के होठों पर हल्की तिरछी सी नटखट मुस्कान आ गई। अवंतिका ने बहुत ऑकवर्ड होकर हकलाते हुए कहा, वो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, खाना तैयार है। यह बोलकर अवंतिका फटाफट बाथरूम से भाग गई। वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही थी कि वो कैसे पागलों की तरह भैरव को देखे जा रही थी। अवंतिका वहां से भाग गई। भैरव ने ऊपर नजर घुमाकर शावर की तरफ देखा और फिर सोचने लगा, इंसानों की दुनिया में भी क्या क्या करिश्मा है। पानी कितने छोटे से छेद से बाहर आ रहा है। मजा ही नहीं आया नहाने में। एक बड़े से होटल में एक लड़की सामने पड़ी मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी। वह लगभग अवंतिका की ही उम्र की और उसी की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। उसकी आंखें उसके हाथों में पड़ी हुई फिल्म के स्क्रिप्ट पर जमी हुई थी। वह आराम से अपनी रेस्ट चेयर पर
अपनी पीठ लगाकर एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर एक हाथ में शराब का ग्लास और दूसरे हाथ में स्क्रिप्ट लेकर शराब पीते हुए स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी। उसके बाद उसने स्क्रिप्ट को टेबल पर पटक दिया और इरिटेट होकर कहा, कुछ भी बकवास लिख कर ले आते हैं, क्या उनको मेरी रेपुटेशन का पता नहीं है? मैं ऐसे बकवास स्क्रिप्ट पर मूवी बनाऊंगी? रबिश। क्या सोचकर वे स्क्रिप्ट मेरे सामने लेकर आए? ब्लडी इडियट। वो लड़की खड़ी होती है और आईने के सामने जाकर खुद के खूबसूरत चेहरे को निहारने लगती है। तभी उसके फोन बजने की आवाज आती है। वो लड़की फोन के पास जाती है और उसे उठाती है। हाय, बोलो क्या है? तभी सामने से कुछ सुनकर वो चौंक जाती है। व्हाट? उसके चेहरे का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि उसने दूसरी तरफ से चौंका देने वाली खबर सुनी है। उसने तुरंत कॉल कट किया और इंटरनेट खोलकर देखा तो एक खबर लगातार वायरल हो रही थी। वह खबर थी कि शूटिंग करते वक्त एक फेमस अभिनेत्री अवंतिका मलिक एक हादसे की शिकार हो गई। वह पैराग्लाइडिंग कर रही थी और हादसे का शिकार होकर जंगल में गिर गई। उनकी पूरी टीम उनको ढूंढने लगी। यह खबर देखकर उस लड़की जिसका नाम कनिष्का था वो चौंक गई। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया और पूछा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अवंतिका के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया? तभी उसे सामने से कुछ ऐसा सुनने को मिला जिससे उसके चेहरे का शौक थोड़ा खत्म हो गया। अच्छा, तो मतलब वो मिल गई? हाँ ठीक है, ओके। नहीं, मैं बस कंफर्म कर रही थी। ये बोलकर कनिष्का कॉल कट कर देती है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें रोल करके कहा, बच गई कुतिया। मर गई होती तो अच्छा होता, मेरा कंपटीशन खत्म हो जाता। उसके बाद वे बाथरूम की तरफ गई और हल्के गर्म पानी से भरे हुए बाथटब के पास जाकर अपने कपड़े निकालने लगी। बाथटब हल्के गुनगुने पानी से भरा हुआ था और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां और खुशबू वाला इत्र डाला हुआ था। कनिष्का रंधावा अवंतिका मलिक की एक जबरदस्त कॉम्पिटिटर और एक दूसरी मूवी की एक्ट्रेस थी जो अवंतिका की ही तरफ काफी ज्यादा फेमस थी। दोनों एक वक्त पर बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन अब एक दूसरे की जानी दुश्मन जानी जाती हैं। कनिष्का बाथटब में सारे कपड़े निकालकर आराम से बैठ गई और हल्के गुनगुने पानी से निकल रही हल्की हल्की भाप को एंजॉय करने लगी। उसने कानों में ईयरपोड लगाए हुए थे और हल्का रोमांटिक म्यूजिक बजाकर अपनी आंखें बंद करके आराम से अपने सर को पीछे की तरफ रखकर रिलैक्स हो गई। तभी अचानक बाथटब के पानी में थोड़ी हलचल होने लगी। कोई पानी के टब से बाहर निकलता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। अग्नि अपनी दुनिया से टेलीपोर्टल होकर यहाँ सीधा इस बाथटब में आ गया। एकदम पानी से बाहर निकला तो जोर जोर से सांस लेने लगा। 2 मिनट तो उसे यह समझने में लग गए कि वह पानी के नीचे था। अब उसने अपने चेहरे पर हाथ घुमाया और जैसे ही आंखें खोली तो आंखें फट गई, क्योंकि उसके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की पानी में लेटी हुई थी। वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अग्नि ने चारों तरफ देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वह इस वक्त कहाँ है, मगर उसे इतना जरूर समझ में आया कि वह उस लड़की के साथ एक बहुत बड़े से बर्तन जैसे चीज में है, या फिर एक छोटा सा तालाब समझ लो। अग्नि शौक होकर उस लड़की को देखे जा रहा था। कनिष्का ने जब अपनी आंखों को खोला तो एकदम से आंखों के सामने एक आदमी को अपने टांगों के बीच में बैठा हुआ पाया। ये देखकर उसकी आंखें फट गई। कुछ सेकंड तक तो वो बस शौक और चुप रही, फिर एकदम से चिल्लाई, आ! एकदम जब कनिष्का ने अपने टांगों के बीच में एक आदमी को देखा तो एकदम से चिल्ला पड़ी। अचानक कनिष्का ने इतना जोर से चिल्लाने पर अग्नि एकदम से हड़बड़ाया, मगर वह कुछ बोल पाता उसके पहले ही कनिष्का बाथटब से खड़ी होकर भागी। तभी अचानक अग्नि ने रियलाइज किया कि इस लड़की ने कपड़े नहीं पहन रखे, तो उसकी आंखें और ज्यादा फट गई। कनिष्का ने तुरंत कपड़े लेकर अपने बॉडी पर लपेटे और हड़बड़ाकर चिल्लाई, कौन हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अग्नि पानी के बाथटब से खड़ा होकर बाहर निकला। वो कनिष्का को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, देखो आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली दरअसल मैं
वो इतना ही बोला, उसके समझ में नहीं आया कि वह अपनी सफाई में आगे और क्या बोले। मगर कनिष्का को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह पता नहीं कौन आदमी है जो उसके बाथरूम में, उसके बाथटब में आकर घुस गया। कनिष्का ने आसपास पड़े हुए सामान को अग्नि की तरफ फेंकते हुए कहा, यू रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की, मेरे बाथरूम में घुसने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कनिष्का ने भारी सी चीज उठाकर अग्नि की तरफ फेंक कर मारी। अग्नि ने तुरंत दो बड़े बड़े पंख निकाले और उन पंखों ने अग्नि को आगे से कवर कर लिया ताकि वह चीज अग्नि को ना लगे। कनिष्का ने जैसे यह सब कुछ देखा, उसकी आंखें एकदम से फट गई, सांसें जैसे हलक में अटक गई। उसने देखा कि उसके सामने खड़े हुए इस आदमी के अचानक बहुत बड़े बड़े पंख निकल आए। यह कोई इंसान नहीं है। कनिष्का इतनी ज्यादा शॉक थी कि वह धड़ाम से जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। अग्नि ने जब यह देखा तो वो हैरान हो गया। वह उस लड़की के पास आना चाहता था, उसे होश में लाना चाहता था, क्योंकि वह उसे ही देखकर शायद बेहोश हो गई। अरे यार, यह इंसानों के भी अलग ही लाफड़े हैं। मगर अग्नि ने इस लड़की को होश में न लाने का डिसाइड किया, क्योंकि वह इन पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता। वो यहाँ पर भैरव को ढूंढने आया था, वही उसकी प्रायोरिटी था। अग्नि ने तुरंत यहाँ वहां देखा तो उसकी नजर खिड़की पर पड़ी जहां पर कुछ पर्दे लगे हुए थे। अग्नि पर्दों के पास गया और पर्दे हटाए तो उसने देखा कि वह एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊंचे से फ्लोर के ऊपर है। उसके नीचे बिल्डिंग्स के उस फ्लोर से जमीन की गहराई किसी खाई की तरह है। अग्नि अम्यूजमेंट के साथ चारों तरफ देखने लगा। उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ कांच की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, नीचे चलते हुए लोग तो इतने छोटे दिखाई दे रहे थे। मगर अग्नि की आंखें बहुत तेज थी, क्योंकि वह एक गरुड़ था, इसलिए वह इतनी ऊंचाई के ऊपर से भी जमीन पर चल रही छोटी सी चींटी को भी आराम से देख सकता था। अग्नि ने अपनी आंखों को सिकोड़ा और फिर आसमान की तरफ देखा। फिर उसने पलटकर उस लड़की की तरफ, यानी कि कनिष्का की तरफ देखा, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसने गहरी सांस लेकर कनिष्का से कहा, आई एम रियली सॉरी, मगर तुम्हें होश में लाने का मेरे पास टाइम नहीं है। उम्मीद है कि तुम ठीक हो। उसके बाद अग्नि उसे बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। उसके बड़े बड़े पंख एकदम से खुल जाते हैं और वो एक लंबी सी उड़ान भर लेता है। अग्नि के चले जाने के तुरंत बाद दूसरी एक बिल्डिंग से एक आदमी, जो कि टेलीस्कोप से ये सब कुछ देख रहा था, वो शौक होकर बोला, अग्नि? शेडोलैंड में नोएल एक बड़ी सी पहाड़ी पर खड़ी हुई थी। वहां से वो पूरे शेडोलैंड को बहुत अच्छे तरीके से देख सकती थी। उसकी आंखें बहुत कोल्ड और बहुत डार्क थी। वह किसी शूरवीर योद्धा की तरह खड़ी हुई थी। तभी उसने अपने कानों पर किसी के दौड़कर उसकी तरफ आने की आहट सुनी। जब उसने पलटकर देखा तो एक ब्राउन कलर की वुल्फ दौड़कर उसके पास आ रही थी। उसे देखकर उसके एक्सप्रेशन हल्के से नरम हुए, मगर चेहरे की कोल्डनेस बनी रही। वह ब्राउन वुल्फ जल्द ही नंदिनी के रूप में बदल गई, यानी कि वह नंदिनी ही थी। नंदिनी ने जब नोएल को वहां पर देखा तो उसके पास आई। नोएल नंदिनी से बोली, माँ, आपको आराम करना चाहिए था, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, और आपको कैसे पता कि मैं यहीं पर मिलूंगी? नंदिनी ने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे। जब भी तुम किसी दुविधा में या किसी बेचैनी में होते हो, यहीं पर आकर खड़ी हो जाती हो, बचपन से ही। नोएल ने नीचे पूरे शैडोलैंड की तरफ देखते हुए नंदिनी से हल्के से डाउन वॉइस में कहा, माँ, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या आप मुझे उसका सच सच जवाब देंगी? नंदिनी ने कहा, मैंने आज तक तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। ये कैसी बात कर रही हो तुम? नोएल ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, माँ, क्या आपने ही मुझे जन्म दिया है? अचानक नोएल के मुंह से यह बात सुनकर नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई और वो शॉक हो गई। वह एकदम से नोएल की तरफ आकर उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसके चेहरे को ठीक से अपनी तरफ करके बोली, बिल्कुल मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तुम मेरे पेट से निकली हो। महीनों अपने पेट के अंदर पाला है मैंने तुम्हें, अपने खून से सींचा है। यह कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे मन में यह सवाल आया भी कैसे? नोएल नंदिनी से बोली, तो फिर मुझे इसके आगे उसने कुछ नहीं बोला और वह फिर से उस पहाड़ के नीचे बड़े शैडोलैंड को देखने लगी। नंदिनी के दिल में अजीब सी घबराहट आई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह नोएल से बोली,
तो फिर क्या नोएल, आज अचानक तुमने ये सवाल क्यों पूछा? नोएल ने नीचे की तरफ देखते हुए कहा, माँ, मैं आप पर कोई शक नहीं कर रही हूँ, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई और हूँ। मैं ये नहीं हूँ। मैं बेशक आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे पैदा किया है, मगर मुझ में यह अजीब तरह की शक्तियां, ये अजीब तरह का एटीट्यूड, इतना बेवकूफ लीडर, इतना बिंदास होना आखिर किस पर गया है? मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं, आपके पास तो इतनी शक्तियां नहीं, फिर मुझ में इतनी शक्तियां कहां से आई? क्यों मुझे गुस्सा हद से ज्यादा आता है? क्यों कोल्डनेस मेरे एटीट्यूड, मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है? क्यों मैं आपकी तरह सॉफ्ट नहीं हूँ, केयरिंग नहीं हूँ? क्यों मैं एक अजीब सी तड़प रहती है मेरे अंदर, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ छूट रहा है, कोई कोई मकसद है मेरा जो मुझे याद ही नहीं है। अचानक नोएल की बात सुनकर नंदिनी कुछ बोल नहीं पाती। नोएल शेडोलैंड की तरफ इशारा करते हुए बोले, वह देखिए, ये पूरा शेडोलैंड। पता नहीं क्यों मगर इस पहाड़ी पर आकर जब मैं इस पूरे शेडोलैंड को देखती हूँ तो एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है मुझे। बहुत ज्यादा हमदर्दी होती है उन लोगों के लिए, और बहुत गुस्सा और नफरत होती है उनकी रानी के लिए, शेडोलैंड की क्वीन अंबिका। मुझे बहुत नफरत है उससे, और इतनी ही हमदर्दी है मुझे इस पूरे शेडोलैंड से। मुझे क्या मतलब, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा क्यों है? मुझे आपके और अपने अलावा इस दुनिया में किसी की चिंता नहीं, मगर फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, वो मेरे अपने हैं, मेरी जिम्मेदारी है। नोएल की बात सुनकर नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह उसे देखते हुए सोचती है, ओ मून गॉडेस, नोएल, आखिर कब तक मैं तुमसे सच्चाई छिपाती रहूंगी? एक न एक दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा कि तुम शेडोलैंड की इतनी फिक्र क्यों करती हो, क्वीन से इतनी नफरत क्यों है, और यहाँ के लोगों से इतना अपनापन क्यों है, खास करके हमारे हमारे पहले वाले किंग से। जब तुम उनके सामने जाओगे तो तुम्हें अपनी जिंदगी का वह राज पता चल जाएगा जो मैं आज तक तुम्हें नहीं बता पाई। नोएल और नंदनी चुपचाप खड़ी हुई शेडोलैंड की तरफ देखती रही। तभी पहाड़ी पर उड़ता हुआ एक गरुड़ वहां पर पहुंच जाता है। दोनों पलटकर उसकी तरफ देखती है। वह बड़ा सा गरुड़ जैसे ही जमीन पर कदम रखता है, राज के रूप में बदल जाता है। राज आगे आकर बोला, मुझे पता था कि तुम दोनों यहीं पर मिलोगे। नंदिनी ने राज और नोएल से कहा, अब चलो, वक्त होने वाला है, तुम्हें जल्दी इंसानों की दुनिया के लिए निकलना है। वहां पर जाकर पूरे जी जान से अपने मकसद को पूरा करने में लग जाना। कुछ भी हो जाए, हमारे किंग को तुम लोगों को ढूंढकर निकालना ही है, उसे वापस लेकर आना है। नोएल और राज ने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपना सर हिला दिया। उसी रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच नोएल ने अपनी शक्तियों से एक पोर्टल खोला। उसने कुछ मैजिक परफॉर्म किया, कुछ स्पेशल कॉस्ट किया, जैसे चुड़ैलें करती है। राज पूरा सामान लेकर वहां पर खड़ा हुआ, यह सब कुछ देख रहा था। वह हर बार हैरान हो जाता है कि नोएल की शक्तियों से शायद इस पूरे शेडोलैंड में नोएल जितना ताकतवर कोई होगा। जल्दी ही वह पोर्टल खुल गया और उसके बाद नोएल नंदिनी के पास आई। नंदिनी ने आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट के साथ नोएल के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और उसके माथे पर किस किया। उसके बाद उसने नोएल से कहा, मुझे पता है, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, पर अपना ख्याल रखना। नोएल ने हाँ में सर हिलाया और कहा, आपका आदेश है इसलिए जा रही हूँ माँ, वरना दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आपसे दूर जाने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगी हमारे किंग के साथ। नंदिनी ने नोएल को एक लॉकेट दिया और कहा, ये लो, इसे पहन लेना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। वहां इंसानों की दुनिया में हमारे बहुत से अपने हैं, ये लॉकेट देखकर वो समझ जाएंगे। नोएल ने वो लॉकेट लिया और उसे अपने गले में पहन लिया। उसके बाद राज और नोएल नंदिनी को बाय करके पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और उनके जाते ही पोर्टल बंद हो जाता है। उनके जाते ही एक सफेद फ्रॉक पहने हुए वही लड़की जिसने अग्नि को इंसानों की दुनिया में भेजा था, वो निकलकर बाहर आई। नंदिनी ने उसे देखा तो वह लड़की मुस्कुरा कर नंदिनी से बोली, बिल्कुल सही काम किया तुमने उसे वहां भेजकर। नंदिनी ने उस छोटी सी बच्ची से बोला, तुम वो राज जानती हो? इसके बारे में किसी को नहीं पता। आखिर तुम हो कौन? वह छोटी बच्ची मुस्कुराकर बोली, मैं यहाँ की सब
कि तकदीर बदलने आई हूँ। उसके बाद वह लड़की एक रोशनी की तरह गायब हो गई। नंदिनी ने चांद की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, मून गॉडेस, प्लीज प्रोटेक्ट माई चाइल्ड।